गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाते हैं और उनको चेंज करने के कौन कौन से रूल्स हैं। ये तीनों पॉइंट हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप वीडियो पूरा देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक मैं पहुंचाता रहूं। अब हम पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है जानना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे। एक बेसिक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया कर्ता से पहले आती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी इंटरोगेटिव को पहचानना बहुत जरूरी है। यदि आप पहचान नहीं पाओगे तो समस्या आएगी। यानी इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहां से पहचाना जाता है। इंटरोगेटिव के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होगा। जनरली अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। तो पहला तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरोगेटिव को हम पहचान लें, उसके बाद में तो चेंज करेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने के 4 रूल हैं। पहला रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से स्टार्ट हो, those questions which can be answered in yes or no, वे प्रश्न जिनका yes और no में उत्तर दिया जा सकता है उन्हें इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसका रूल आप याद रखेंगे। said या said to जो इंट्रोडक्टरी स्पीच में आते हैं, said या said to के स्थान पर asked, inquired, wanted to know या wondered लिख देते हैं। asked, inquired, wanted to know और wondered लिख देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर बीच में कनेक्टर इफ या वेदर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इफ या वेदर। इनके यूज में भी डिफरेंस है। एक ऐसी कंडीशन है जहां हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। ये वीडियो के लास्ट में आपको दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं। परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जहां इफ और वेदर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आपको आगे डिस्कस करेंगे। कनेक्टर की जगह पर इफ या वेदर आ गया। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाक्य असर्टिव बन जाएगा। इट मींस सहायक क्रिया कर्ता के बाद लिखी जाएगी। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, जब भी हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में सभी इन्वर्जन समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य हमेशा साधारण बनता है, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन इनडायरेक्ट बनाएंगे हम उसको असर्टिव बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको बदला जाता है। She said to me, are you going to Agra? देखिए प्रश्नवाचक है क्योंकि सहायक क्रिया कर्ता से पहले आई है और पीछे साइन ऑफ इंटरव्यूशन लगा हुआ है। अब said या said to को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। इंक्वायर, वंडर, वांटेड टू नो में भी डिफरेंस होता है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। She asked me, इफ या वेदर में से एक लगा दिया। वाक्य को साधारण बना देंगे, यानी सहायक क्रिया कर्ता के बाद चली जाएगी, कर्ता आगे आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से चेंज करेंगे तो आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वॉच गोइंग टू आगरा। अब एक पॉइंट नोट करेंगे कि आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वंडर्ड और वांटेड टू नो का यूज कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे
इन तीनों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी इंक्वायर, वंडर्ड इन ट्रांसिटिव वर्ब है, जबकि आस्क्ड ट्रांसिटिव वर्ब है। गॉट इट? यानी यहां पर मी ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए हम प्रीफर करेंगे आस्क्ड को। अब इसमें एक पॉइंट और है, इंक्वायर्ड के बाद भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? इंक्वायर्ड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म। प्रपोजिशन का पॉइंट है, आपको आप कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए आपको मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। यानी इंक्वायर के बाद ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कब? जब हमें वहां टू लगाना पड़ेगा। यानी इसी बात को हम दूसरी तरह से करेंगे, तो आस्क्ड में लगा के हम एक्सलेंट भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड टू मी। ये डिफरेंस है। लेकिन वंडर्ड के बाद और वांटेड टू नो के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। या तो आस्क लगाएंगे अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, या फिर इंक्वायर टू लगाएंगे। तो ये आपका डिफरेंस हो गया आस्क में और आपका वंडर्ड, वांटेड टू नो में डिफरेंस क्या है। और एग्जांपल देखें, they said can we lift this box? अब कैन साइक्लिया कथा से पहले आ गई। अब देखिए यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इंट्रोडक्टरी स्पीच में, तो चारों में से कुछ भी लगा सकते हैं। आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वंडर्ड, वांटेड, तो कुछ भी आ सकता है। ये चारों आपको क्यों बताए मैंने? चारों इसलिए बताए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऑप्शन कौन सा सही दे दिया जाए। यानी अगर आपने केवल आस्क्ड ही पढ़ा है तो वांटेड टू नो आ जाएगा, वंडर्ड आ जाएगा, या इंक्वायर्ड टू आ जाएगा, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, ये आपको बहुत आना चाहिए। कोई भी हमें करेक्ट दे सकता है। तो यहां पर दे आस्क्ड, वांटेड टू नो भी लगा दे, ऑप्शन आपको कोई भी मिल सकता है। परीक्षा में हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, पता नहीं कौन सा सही ऑप्शन मिल जाए, तो हमें चारों को हमें समझना पड़ेगा कैसे यूज होता है, वंडर या इंक्वायर, चारों ले सकते हैं। कनेक्टर आ जाएगा इफ या वेदर, इफ लगा दो अथवा वेदर लगा दो। वीक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो गया, दे से तो यहां दे हो गया। कैन का खुद, और दिस प्लस नाउन होता है, इसकी आपको अलग से मैं क्लास करा चुका हूं। जब दिस प्लस नाउन होता है तो हम उसको दा कर देते हैं, द बॉक्स। और अगला पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है। अगला पॉइंट है इफ और वेदर में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां सिलेक्शन का बोध हो, जहां सिलेक्शन का बोध हो वहां हम इफ का प्रयोग नहीं करते, वहां वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए हम वेदर का यूज करते हैं, इफ का यूज नहीं होता। अब सिलेक्शन का कैसे पता लगेगा? हम दूसरे एंगल से यह भी कह सकते हैं, यदि वाक्य में और अथवा और नॉट आया हो तो वहां पर हम इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां वेदर का प्रयोग किया जाएगा। इसका एग्जांपल देखें, मोहित said to her, will you help me or not? Will you help me or not? तो और नॉट आ गया, तुम मेरी सहायता करोगे अथवा नहीं। यानी जहां सिलेक्शन का बोध होगा, सिलेक्शन का बोध कराने के लिए हम फिर इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, हम फिर यूज करेंगे वेदर का। तो ये डिफरेंस है इफ और वेदर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जब इंटरव्यू की बात करते हैं। देन मोहित आस्क्ड हर वेदर, यू को हर से चेंज किया, सी बेल का बोर्ड पास हो जाएगा,
हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, मोर से तो हिम हो जाएगा, और नॉट। इसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य से हमें ऑफर का बोध हो, किसी प्रश्नवाचक वाक्य से हमें ऑफर का बोध हो, ऑफर का बोध मतलब विल यू, वुड यू, सेल आई प्लस ब्रिंग या टेक आया हो, मैं आपको बताता हूं, विल यू, वुड यू, सेल आई के बाद वर्ब टेक या ब्रिंग, इस तरह की वर्ब आती है तो वो ऑफर का बोध कराती है, और इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं दो प्रकार से। पहला उसका तरीका क्या है, पहला है सामान्य प्रश्नवाचक के नियम से बनाते हैं, दूसरा इसको इंपरेटिव में चेंज कर देते हैं। जब इंपरेटिव में इसको चेंज करते हैं तो विल यू, वुड यू को हटा दिया जाता है, सेड या सेड टू को ऑफर्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। दोनों एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, और परीक्षा में हमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। उनमें एक ऑप्शन में कोई छोटी सी गलती कर दी जाती है, दूसरे ऑप्शन में वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने एक ही नियम पढ़ा हुआ है तो वह हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे she said to me, will you take tea? इसको हम दो तरह से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। पहला तरीका है she asked me, इफ या वेदर में से आ जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एक सिलेक्शन का बोध करा रहा है तो हम यहाँ इफ लगा, वेदर लगा देंगे, वो वहां पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, प्रश्नवाचक को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको साधारण बना देते हैं। यू को मी से चेंज किया तो आई हो गया, बिल का बुड हो जाएगा। अब आई के साथ बिल भी आ जाता है, सेल भी आ जाता है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन शुड का मिल जाए, तो आपको दोनों ऑप्शन को ध्यान रखना है। आगे टेक टी, दूसरा इसका ऑप्शन आपको भी मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन कैसे मिलेगा, जब हम इसको इम्परेटिव में बदल देंगे ऑफर का बोध कराने के लिए, इसका हो जाएगा शी ऑफर्ड मी, आस्क की जगह पर ऑफर्ड आ गया। और इम्परेटिव को हमेशा हम जोड़ते हैं टू से, वैल्यू तो आपका खत्म हो जाएगा और सीधा इन्फिनेटिव यानी टू से वर्ब जुड़ जाएगी, टू टेक टी। तो ये दो तरीके हैं जिस तरह से हम विल यू टेक, वुड यू टेक वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यदि इंटररोगेटिव वर्ड से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो क्या होगा। तो उस कनेक्टर के स्थान पर उसी इंटररोगेटिव वर्ड को हम कनेक्टर बना देते हैं। बाकी के रोज सेम होते हैं, यानी सेड या सेड टू को आस्क, इंक्वायर, वांटेड टू नो, वंडर में बदला जाता है, और वाक्य को साधारण बना देते हैं, यानी प्रश्नवाचक से साधारण बना देते हैं। एग्जाम्पल, he said to his mother, why are you angry with me? तो सेट टू को वही नियम है, आस्क, इंक्वायर, वांटेड टू में बदल देंगे। तो ही आस्क्ड हिज मदर। अब यहां ध्यान रखना है, ये जो वाई है उसे हम यहाँ कनेक्टर बना देंगे। जब हम इफ और वेदर लगा रहे थे वहां पर ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा, वाई वाक्य साधारण बन जाएगा। यू को मदर से चेंज करेंगे तो मदर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। इजारन का वॉज वॉज एंग्री विद
मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज हो जाएगा, तो यहां पर हिम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। He said, who helped me। तो अब ये हु वाले और व्हाट वाले वाक्य कई बार परेशान क्यों करते हैं? वो इसलिए परेशान करते हैं, हु सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और हु प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करता है। तो यहां हु सब्जेक्ट तो है ही, प्रश्नवाचक का भी कार्य करता है और वो कनेक्टर भी बन जाएगा। इसका हो जाएगा ही आस्क्ड। अब यहां हु कनेक्टर, चूंकि प्रश्नवाचक शब्द कनेक्टर भी बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, इसे चेंज हो जाएगा हिम। तो ये थी वो बेसिक प्रॉब्लम्स जो अक्सर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। He said to me, why are you not teaching English? तो उसके आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। He said to me, why you were not teaching English। चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, किस तरह से ऑप्शन मिल सकते हैं। He asked me why I was teaching English। He told me why he asked me why was I not teaching English। He asked me why I was not teaching English। इस तरह के चार ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शन में आपको चेंजेस मिल सकते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया था, तो पहला हमें ध्यान रखना है, सेड या सेड टू को हमें आस्क में बदलना है। तो आस्क में बदलने के हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ है, यानी ये तो हमारा हो नहीं सकता है। एक एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ए तो हमारा यही गलत हो गया, यहाँ सेट टू आ गया है। अगर यहाँ टोल्ड होता तो बात यही थी। यहाँ अगर हम वंडर लगा देते तो भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट साथ वंडर नहीं आता, तो ऑप्शन आपको कई तरह से मिल सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमें कंफर्म है, ये तो हमारी पहला ही गलत हो गया। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं आया, इसलिए गलत हो गया। तीसरा, यहां भी सही है और यहां भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाक्य साधारण हो जाता है, यानी सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ जाएगी, ये इसलिए गलत हो गया। बचा तो ऑप्शन डी, तो डी ही है। क्यों है? यहाँ आस्क आ गया, वाई कनेक्टर हो गया और वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गई, नॉट भी है, इसलिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके